Hello friends, I am Anand Sridham and welcome to Republica class. Today we will see very interesting topics of industrial relations, that is the Trade Union Act 1926, श्रमिक संघ आंदोलन 1926 एक्ट अधिनियम को हम लोग देखेंगे और यह इंडस्ट्रियल रिलेशंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जहाँ तक इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात है, हम लोग देख चुके हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, साथ ही गवर्नमेंट की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच संबंध को इसमें हम देखते हैं, उसको हम रेगुलेट करते हैं। यह जो है इंडस्ट्रियल ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 इसी इंडस्ट्रियल रिलेशंस का, यानी इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच के संबंधों को रेगुलेट करने वाला एक्ट, एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है, जिसमें श्रमिकों को ट्रेड यूनियन यानी श्रम संघ ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार है, दिया गया है, और उसके कुछ दायित्व हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ अधिकार दिया गया है, उसकी एक ऑर्गेनाइज्ड संरचना को निर्धारित किया गया है, उसके कुछ उद्देश्य हैं। तो ये सारी चीज़ें इस एक्ट में हम लोग देखेंगे और जैसा कि मैं बताया बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं कि ट्रेड यूनियन है क्या, इसकी क्या परिभाषाएं हैं, इसका क्या उद्देश्य है, इसकी क्या संरचना है, उद्देश्य में भी लॉन्ग टर्म क्या उद्देश्य है, शॉर्ट टर्म क्या उद्देश्य है, ठीक है, क्या इसकी संरचना है, क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या इसके राइट्स हैं, क्या इसकी कमियां हैं भारतीय इंडियन ट्रेड यूनियन के कॉन्टेक्स्ट में। इन सारी चीज़ों को देखेंगे। फिर साथ ही कि इंडिया में जो ट्रेड यूनियन की जो हिस्ट्री रही है उसको हम लोग देखेंगे। तो बहुत सारा एंगल्स है, डायमेंशंस है, सबको हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो थोड़ी सी पृष्ठभूमि में अगर जाऊं तो जो ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन का शुरुआत औद्योगिक क्रांति के साथ होता है। औद्योगिक क्रांति के बाद जो एक स्थिति उत्पन्न होती है, पूंजीपति और श्रमिकों के बीच कहीं न कहीं संबंधों को लेकर के एक तनाव की स्थिति या फिर उसको रेगुलेट करने के लिए यह ट्रेड यूनियन जैसी चीज़ें आई है। यह एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। इंडिया में ट्रेड यूनियन की शुरुआत निश्चित रूप से जब यहाँ पर मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत होती है ब्रिटिश यूरोपीय ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद, तो तब से इसकी शुरुआत मानती है और इसके कई फेज हैं। उस सारे फेज को हम लोग देखेंगे बाद में। पहले हम लोग एक ओवरऑल ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 को हम लोग देखते हैं, फिर इंडियन हिस्ट्री वाले पार्ट पर आएंगे कि इंडिया में क्या इसका ये रहा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो भी क्लास होगा वह उसका रिटेन फॉर्मेट, उसका नोट्स आप लोगों को रिपब्लिका IAS का जो ऐप है वहाँ अवेलेबल हो जाएगा PDF फॉर्मेट में, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही सफिशिएंट नोट्स होगा। तो आप लोगों को नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस
किसी भी एंगल से बन सकता है, मैं डिटेल में आपको बता दूंगा, ठीक है, कि कहाँ से क्या क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि यह यूपीएससी के द्वारा लिया गया एग्जाम है, होता है, इसलिए क्वेश्चंस में डेप्थ होती है और उसको समझते हुए ही उस गहराई तक हमें, इसके लिए कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा आता है और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आता है, तो हम लोग दोनों चीज़ों को साथ लेकर के चलेंगे। नोट्स आपको इस ऐप पर, रिपब्लिक आईएएस के ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा और सफिशिएंट होगा, इसलिए आप लोग चिंता नहीं करेंगे, बस केवल कॉन्सेप्ट को समझिए। इंडस्ट्रियल रिलेशन मुझे पता है आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक टफ पार्ट होता है, इसीलिए मैं चीज़ों को रटवा भी दूंगा बहुत ही सहज सरल ढंग से। तो ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यह ऐप है रिपब्लिका का, रिपब्लिका आईएएस का, ठीक है। इसको आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे अपने मोबाइल में, मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर के। अब जो ट्रेड यूनियन एक्ट है 1926 यानी श्रम संघ अधिनियम 1926, तो जैसा कि मैं बताया कि किस पृष्ठभूमि में यह आया है, तो औद्योगिक क्रांति के पृष्ठभूमि में इस एक्ट की आवश्यकता महसूस हुई और साथ ही जो कारखाना पद्धति है, कारखाना पद्धति के बाद उदय होता है इसमें पूंजी और श्रमिकों यानी लेबर और कैपिटलिज्म के सेपरेशन से यह चीज़ें और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। श्रमिकों की दशाओं में सुधार के लिए, जो श्रमिक हैं, लेबर्स हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उनके भौतिक कार्य दशाओं में सुधार के लिए, उनके कार्य के घंटे, उनके वेतन, उनके भत्ते, उनकी छुट्टियां आदि को लेकर के हमेशा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कहीं न कहीं रस्साकसी चलता है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि संघ इसलिए कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी लेबर व्यक्तिगत रूप से बहुत ही प्रभावकारी नहीं हो सकता है उस कैपिटलिस्ट के ऊपर, पूंजीपतियों के ऊपर, मालिक के ऊपर अपनी बातों को रखने के लिए, ठीक है। बड़े बड़े कल कारखाने में जो एम्प्लॉय होता है अपने मेन एम्प्लॉयर यानी ऑनर्स को, मालिक को देखा भी नहीं होता है, कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। तो ऐसे में व्यक्तिगत रूप से दबाव डालना, अपनी बातों को रखना एक श्रमिक के लिए, लेबर के लिए, एम्प्लॉय के लिए संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए एक समूह बना करके, एक संघ बना करके अपनी बातों को रखा जा सकता है। यह कहीं न कहीं हमारा आर्टिकल 19 के तहत मिला हुआ अधिकार है, जिसमें अपनी बातों को, जिसमें वाक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति हमें है, तो अभिव्यक्त करने का अधिकार हमें मिला हुआ है आर्टिकल 19(1) से, ठीक है। और उसी के तहत हमें हड़ताल करने का, हमें श्रम संघ बनाने का अधिकार है, ठीक है। विभिन्न तरीकों से अपनी बातों को अभिव्यक्त करने का अधिकार है, ताकि एक आम व्यक्ति, एक श्रमिक के हितों का संरक्षण होता रहे। आयोग ने भी कहा है कि बिना श्रमिकों के हितों के संरक्षण के लिए एक बेहतर समाज की हम परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। आईएलओ की स्थापना 1919 में हो चुकी थी और भारत इसका एक संस्थापक सदस्य के रूप में रहा है, एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में है, ठीक है। तो इसीलिए आईएलओ की चीज़ों को हमें फॉलो करना होता है, उसके इंस्ट्रक्शन को। तो इन्हीं सारे पृष्ठभूमियों में एक संघ बनाने की आवश्यकता होती है, या फिर श्रमिकों को यह अधिकार दिए जाने की आवश्यकता है। किसी भी सभ्य समाज में, औद्योगिक समाज में इसकी आवश्यकता
निश्चित रूप से होगी। तो थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन को देख लें, परिभाषा को देख लें, क्योंकि यह परिभाषा भी कई बार इम्पॉर्टेंट हो जाता है और यह आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि सिडनी वेब ने क्या कहा, तो फिर कोल ने क्या कहा, या फिर श्रम संघ जो एक्ट है, अधिनियम है 1926, उसके तहत कैसे इसको परिभाषित किया गया है। तो परिभाषा में मूलभूत चीज़ें यही है कि जो काम करने वाला श्रमिक है उसके हितों के संरक्षण के लिए, ठीक है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयों के बीच संबंध को विनियमित करने के उद्देश्य से, ठीक है, एक अस्थायी और अस्थायी संघ, ठीक है, इस रूप में हम इसे परिभाषित करते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। श्रम संघ क्या है? एक ऐसा अस्थायी या अस्थायी, यानी दोनों हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है, लेकिन समान रूप से अस्थायी होगा। अस्थायी इसलिए कि इसको विघटित किया जा सकता है, इसको एक श्रम संघ हमने बना लिया तो संघ को फिर से हम विघटित भी कर सकते हैं अगर ऐसी आवश्यकता है तो, ठीक है। तो अस्थायी या अस्थायी समूह है जो कर्मकारों और नियोजकों, श्रमिकों और नियोजकों व नियोजकों के बीच संबंधों को विनियमित करने के उद्देश्य से बनाया जाता है, ठीक है। देख लिया आपने, इसमें सारी चीजें आ गई, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय और एम्प्लॉय और एम्प्लॉय, ठीक है। तो तीनों चीजें आ गई, ठीक है। उनके संबंधों को विनियमित करने के उद्देश्य से बनाया गया एक संघ है, ठीक है, समूह है, जो कि अस्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। अब सिडनी वेब्स के अनुसार, ठीक है, यह क्या है? तो पारिश्रमिक प्राप्त करने वालों का एक संघ है, ठीक है। देखने में दिक्कत नहीं हो रही आप लोगों को? पारिश्रमिक प्राप्त करने वालों का एक संघ है जिसका उद्देश्य क्या है? तो कार्यकारी जीवन की दशाओं को अनुरक्षित करना और उसमें सुधार लाना, ठीक है, यानी कार्यकारी दशाओं को सुरक्षित करना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। साथ ही सुधार भी करना, दोनों बातें हो गई, सुरक्षित भी करना है और उसमें और इम्प्रूवमेंट भी करनी है। पहले भी मैं बता चुका हूं कि बेहतर कार्य दशाओं को स्थापित करना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। साथ ही सुधार करना, विकास करना, अनेक कल्याणकारी योजनाओं का उससे फायदा हो, उसका वेलफेयर हो श्रमिकों का, ठीक है। तो सिडनी वेब के अनुसार देख लिया, काम करने वाले पारिश्रमिक प्राप्त करने वालों का समूह है जिसमें कार्यकारी जीवन की दशाओं को का अनुरक्षण है, साथ ही उसमें सुधार है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमने क्या किया है, ऑलरेडी क्या किया है, इसको मोटा कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है, इसलिए आपको याद करने में भी सहूलियत होगी। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कोल साहब ने क्या कहा। तो उनके अनुसार श्रम संघ क्या है? एक या अधिक व्यवसायों में कार्यरत। इसमें एक बात पर उन्होंने ध्यान दिया है कि एक या अधिक व्यवसाय में भी लोग हो सकता है, ठीक है। तो एक या अधिक व्यवसायों में कार्यरत कामगारों का संघ है जिसका संचालन मुख्य के सदस्यों के दिन प्रतिदिन के कार्य से संबंध आर्थिक हितों की रक्षा और विकास, ठीक है। तो इन्होंने कोल साहब ने आर्थिक हितों की रक्षा वर्ड पर और विकास वर्ड पर जोर दिया है, ठीक है। साथ ही वह एक या अधिक व्यवसायों में भी कार्य कर सकता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि जो श्रम संघ अधिनियम 1926 है। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ पर यह भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कभी कल हम छोटी चीज को भी हम लोग भूल जाते हैं कि श्रम संघ अधिनियम कब आया है, 1924, 1926, 1928, 30, तो उसको आप लोग याद रखेंगे 26, क्योंकि श्रम संघ जो अधिनियम यह आया है वह किस माहौल में आया है? रूस की क्रांति हो चुकी थी, बोल्शेविक क्रांति हो चुकी थी, आईएलओ की स्थापना हो चुकी थी और उसके बाद भारत भी आईएलओ में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद के क्रम में, ठीक है,
उसके बाद के क्रम में क्या होता है कि साम्यवादियों का प्रभाव शुरू होता है भारत में, ठीक है, औद्योगिक श्रमिकों के ऊपर, औद्योगिक संबंधों के ऊपर। तो उसी में एक दबाव बनता है और उसी पृष्ठभूमि में ये श्रम संघ अधिनियम 1926, याद रहेगा 1925 के जस्ट एक साल के बाद 1926 में यह लाया गया है, ठीक है। तो श्रम संघ अधिनियम 1926 के तहत कामगारों और नियोजकों या कामगारों तथा कामगारों या नियोजकों, इसमें तीनों बातें आप देख रहे हैं, के बीच के संबंध को विनियमित करने वाला एक अस्थायी या अस्थायी संगठन श्रम संघ कहलाता है। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत ही क्लियर है। कोल साहब की वही परिभाषा, सिडनी वेब की परिभाषा और श्रम संघ अधिनियम 1926 के अनुसार भी, ठीक है। थोड़ा सा कहीं कहीं याद तो करना पड़ेगा, तो आप लोग उसको याद करेंगे। अंतर को हमने क्लियर कर दिया। अब किस पृष्ठभूमि में आई है तो मैं बता चुका हूँ कि कारखाना पद्धति के उदय के संदर्भ में यह आया है, और यह किसी न किसी रूप में जब तक कारखाना पद्धति रहेगा कहीं न कहीं ट्रेड यूनियन की आवश्यकता होगी। हालांकि ट्रेड यूनियन जैसी चीज़ें वर्तमान दौर में कमज़ोर पड़ता जा रहा है, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है, कि एलपीजी के बाद भारत में 90 के बाद के दौर में एक अलग फेज आरंभ होता है, ठीक है। तो किस पृष्ठभूमि में है तो व्यक्तिगत श्रमिकों में सौदेबाजी की शक्ति नहीं होती है। अस्थायी वर्ग का उदय होना जरूरी है। श्रमिकों की दयनीय दशा के संदर्भ में हम लोग देख चुके हैं सारी चीज़ें। अब आगे हम लोग देखते हैं कि श्रम संघों के कुछ आधारभूत तत्व होते हैं। इसमें क्या होता है कि श्रमिक संगठन में जिसमें नियोजक सिद्धांततः सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरा है कि यह अस्थायी होता है, कम या अधिक मात्रा में अस्थायी होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, अस्थायी और अस्थायी दोनों, लेकिन मुख्य रूप से अस्थायी ही होगा, ठीक है। तो कम या अधिक मात्रा में अस्थायी होता है और निरंतरता होती है, एक कंटिन्यूटी होती है इसमें। दूसरा कि विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रख करके गठित किया जाता है, ठीक है। श्रमिकों के संबंधों को विनियमित करना और कामगारों के हितों को सुरक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य होता है। इसकी व्यवस्थित संरचना होती है, इसमें सदस्यता, पदाधिकारी, कार्यकारिणी, वित्तीय व्यवस्था आदि सुनिश्चित होती है। इन सब को हम लोग देखेंगे, ठीक है, संरचना वाले पार्ट को। अब वो है कि श्रम संघ का प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियंस, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कार्य के आधार पर और दूसरा भौगोलिक आधार पर। तो भौगोलिक आधार पर अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, स्थानीय श्रम संघ जो लोकल लेवल पर होता है, एक क्षेत्रीय श्रम संघ, इसका भी दायरा सीमित होता है, फिर राष्ट्रीय श्रम संघ पूरे नेशंस लेवल पर, और एक इंटरनेशनल श्रम संघ, ठीक है। तो ये तो भौगोलिक आधार पर हो गया। फिर कार्यों के आधार पर, प्रकृति, सदस्यता की प्रकृति के आधार पर, तो इसमें क्या है, जैसे शिल्पी संघ हो गया, औद्योगिक संघ हो गया, सामान्य संघ हो गया आदि जैसी चीजें हैं, ठीक है। तो सारी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चंस बन सकता है, इसलिए सारी चीज़ों को आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, याद करेंगे, ठीक है। प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, और यूपीएससी के, ईपीएफओ के एग्जाम में इस बात की संभावना है कि इस एरिया से, इंडस्ट्रियल रिलेशन वाले एरिया से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछा जाए, ठीक है। क्योंकि यह डायरेक्ट क्या है, आपके कार्यों से संबंधित है, आपके वर्क्स प्रोफाइल होगा, वहाँ पर जॉब प्रोफाइल होगा, उससे संबंधित है। अब इसके उद्देश्य को देखें, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रेड यूनियन। तो ऑब्जेक्टिव्स में एक तो अल्पकालीन, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स है, जिसमें क्या है कि श्रमिकों के वेतन, भत्ता आदि में सुधार की बातें या उद्देश्य से। दूसरा कि कार्य के घंटों में कमी, फिर भौतिक दशा है, कार्य की भौतिक दशा में सुधार है, कल्याणकारी सुविधाओं की व्यवस्था करना, आर्थिक सुरक्षा है, ठीक है। कार्मिक विषय पर समुचित विनियमन,
पार्टिसिपेशंस इन मैनेजमेंट, प्रबंधन में सहभागिता, और विवादों का निपटान, यानी किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है उसको ठीक है निपटाना। तो ये सारी चीज़ें अल्पकालीन उद्देश्य के तहत है। वहीं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के तहत क्या है कि सामाजिक परिस्थिति में सुधार, जो लेबर्स का जो सोशल स्टेटस है उसको इम्प्रूव करना, ठीक है। तो वह इम्प्रूव को एकदम से एक दिन में नहीं हो जाएगा। श्रमिकों को लोग एक इज्जत के दृष्टिकोण से देखें, उससे समाज में एक अच्छी हैसियत, स्टेटस प्राप्त हो। उद्योगों पर श्रमिकों का नियंत्रण हो, ठीक है। अब श्रमिकों का नियंत्रण वो भी एकदम से एक दिन की चीज़ नहीं है, ठीक है। एक रेगुलर और ग्रेजुअल प्रोसेस के तहत एक अलग फेज में इस चीज़ें संभव हो पाएगी। और कहीं न कहीं अब देखा जा रहा है कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन कहीं न कहीं अब इंडस्ट्री में बढ़ रहा है। वह भी अब शेयर होल्डर होता है, ठीक है। तो आगे है कि राजनीतिक शक्ति का विस्तार, समाजवाद की स्थापना, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण जैसी चीज़ें हैं, लॉन्ग टर्म में है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा उद्देश्य पूरा ही हो जाए, यह भी महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है। अब तो उल्टा हो रहा है, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण के बदले राष्ट्रीयकरण अब नहीं हो रहा है। अब तो डिसइन्वेस्टमेंट जैसी चीज़ें बढ़ रही है। गवर्नमेंट अपनी जो स्टेक है उसको वापस ले रही है, उल्टा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें एलपीजी के दौर में 90s के बाद चीज़ों में बदलाव आ रहा है, ठीक है। अब एक जो श्रम संघ है उसके कार्य को हम लोग देखें तो कार्य में भी कई प्रकार की कार्य है, जिसमें संगठन से संबद्ध कार्य है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सदस्यता को बनाए रखना या फिर उसका विस्तार करना, यानी कोई भी ट्रेड यूनियन हो उसमें अधिक से अधिक लोग सदस्य हों, यह एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, महत्वपूर्ण कार्य होता है। दूसरा एक जो ट्रेड यूनियन है, जो श्रम संघ है, उसकी आय में वृद्धि हो, क्योंकि उसका इनकम होना भी एक महत्वपूर्ण जरूरी है, ठीक है। राजनीतिक ताकत को बढ़ाना, संघ पावन प्रतिष्ठान और संघ समर्थित प्रतिष्ठान था, चंदा कटौती जैसी चीज़ें हैं इसका। अब सामूहिक सौदेबाजी, तो सामूहिक सौदेबाजी नियोजन की शर्त व कार्यदशाओं को लेकर के सामूहिक सौदेबाजी जैसी चीज़ें, वह एम्प्लॉयर के साथ जो कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है वह एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में होता है, ठीक है। और बार्गेनिंग होने से श्रमिकों के हितों का संरक्षण होता रहता है। और राजनीतिक कार्य में अगर देख लें तो इसमें क्या है कि राजनीतिक क्षेत्र में क्रियाशील रहना, फिर किसी राजनीतिक विचारधारा को अपनाना। जनरली हम देखते हैं कि हर एक ट्रेड यूनियन का कहीं न कहीं किसी न किसी पार्टी विशेष से संबंध होता है। अपना भी राजनीतिक दल गठित करना, ठीक है। अब थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन एक दौर आज़ादी के बाद के काल में 70-80 तक जो ट्रेड यूनियन का प्रभाव था वह काफ़ी ज़्यादा था, और ट्रेड यूनियन से उभरे हुए नेता लोग काफ़ी ज़्यादा थे। बहुत सारे समाजवादी पृष्ठभूमि के जो नेता हैं उनका कहीं न कहीं पृष्ठभूमि ट्रेड यूनियन का रहा है। जैसे जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिनका ट्रेड यूनियन से जुड़ाव रहा और बाद में एक बहुत ही अच्छे नेतृत्व देश को मिला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं पॉलिटिकल के कार्य के रूप में। अब कल्याणकारी कार्य है तो कल्याणकारी सुविधाओं को स्थापित करना, निधि या कोष स्थापित करना ताकि श्रमिकों के कल्याण संभव हो सके। विवादों का संचालन है, ठीक है। तो ये सारा क्या है, इनका कार्य है। कल्याणकारी कार्य, राजनीतिक कार्य, संस्थागत कार्य, पॉलिटिकल कार्य, ये सारा चीज इनके कार्य में आता है। जो श्रम संघ होगा, जो ट्रेड यूनियन होगा, उसका क्या कार्य है, अगर प्रश्न आए तो आप कर लेंगे, ठीक है। वहाँ पर आप कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है तो हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि यार पॉलिटिकल कार्ड जिसका है या नहीं है, या कलेक्टिव बार्गेनिंग वाली चीज़ें यहाँ पर है या नहीं है, ठीक है, या वेलफेयर जैसी चीज़ है या नहीं है। तो वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी जरूरी है।
अब आगे आते हैं कि इसका कार्य करने का जो तरीका होता है, जो पैटर्न है, कार्य करने का जो मेथड है वह कैसे है, किन तरीकों से अपने कार्यों को करता है। तो यह सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम से अपने कार्य को करेगा, राजनीतिक कार्यवाही करेगा। अब राजनीतिक वाली चीज़ को हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो एक तरीका है कार्य करने का, ठीक है। इसमें कल्याणकारी कदम उठाने के लिए सरकार पर दबाव बनाना, एक प्रेशर ग्रुप बनाना, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करता है, ठीक है। और सरकार से अपनी बात को मनवाता है, अपने पक्ष में कानून बनवाता है, ठीक है। तो हितलाभ और कल्याणकारी उपाय, सामूहिक सौदेबाजी हो गया, राजनीतिक कार्रवाई हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट पर दबाव बनाना, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण आदि पर जोर है। अब औद्योगिक कार्यवाही में क्या है, तो हड़ताल करना, धरना प्रदर्शन करना, लॉकबंदी करना, बहिष्कार आदि जैसी चीज़ों को, ये इनका क्या है, तरीका है, कार्य करने का तरीका है, ठीक है। कार्य करने का श्रम संघों के कार्य करने का तरीका, कार्य को हमने उद्देश्य को देख लिया, कार्य को देख लिया और कार्य करने के तरीके को भी देख लिया। अंदर समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग देखेंगे, अब इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन को देखेंगे। इसकी जो संरचना होती है, ठीक है, उस संरचना में क्या होता है, जो ट्रेड यूनियन होता है तो उस संरचना में एक साधारण सभा होती है, एक जनरल असेंबली होता है, और उसमें उस जनरल असेंबली के सभी सदस्य होते हैं, यानी ट्रेड यूनियन के जो भी सदस्य होते हैं वे सभी इस जनरल असेंबली के इस साधारण सभा के मेंबर होते हैं, इसमें शामिल होते हैं। और बैठक साल में एक बार होता है समान रूप से, ठीक है, एक बार होता है या एक बार होना ही है कम से कम। इस बैठक में क्या होता है कि कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स बॉडी है, जो पोस्ट होल्डर हैं, पोस्ट बियरर हैं, उनका चयन होता है, ठीक है। साथ ही इस सभा के द्वारा, साधारण सभा के द्वारा, ठीक है, नीति व कार्यक्रम को भी तय किया जाता है, ठीक है, नीति व कार्यक्रम तय किए जाते हैं। तो साधारण सभा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो प्रश्न यहाँ से क्या बनेगा, समझ में आ गया कि श्रम संघ के सदस्य, साधारण सभा के सदस्य कौन है, तो सभी लोग होते हैं। इसका क्या कार्य है, तो कार्यकारिणी के सदस्यों या पदाधिकारियों का चुनाव होता है इसके माध्यम से। फिर साल में इसकी बैठक कम से कम एक बार होनी चाहिए, और नीति व कार्यक्रम को भी तय करता है, ठीक है, तय करता है, यानी तय करना, डिसाइड करना। बाकी एग्जीक्यूशन का काम कार्यकारिणी करेगा। अब जो कार्यकारिणी होता है, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है, ठीक है, इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव हो गया, कोषाध्यक्ष हो गया, और भी ज्वाइंट सेक्रेटरी, बहुत सारी पोस्ट उसमें होता है, ठीक है, कई सारे पोस्ट होते हैं। और ये क्या करता है, आम सभा द्वारा तय की गई नीतियों या कार्यक्रमों के संचालन का भार इनके ऊपर होता है। यानी साधारण सभा ने, जो असेंबली ने, जनरल असेंबली ने जो नीति और कार्यक्रम को तय किया है उसका एग्जीक्यूशन करना, चूंकि एग्जीक्यूटिव बॉडी है या कार्यकारिणी है तो उसको, उसका संचालन करना, ठीक है। और जो पदाधिकारी होते हैं इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव आदि होते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, और इन्हें एक कहीं न कहीं पावर के सेंटर ऑफ द पावर होते हैं पदाधिकारी, ठीक है, इनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। अब है कि तो ये सारा इनका स्ट्रक्चर हो गया। अब है कि जो श्रम संघ हैं, श्रम संघों का पंजीकरण, ठीक है, संरचना को हमने देख लिया, लेकिन संरचना से पहले इसका पंजीकरण कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, इसको भी हम लोग समझें, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो इसका सदस्य है, रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा होती है। ठीक है।